नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुस्से पर बात करेंगे, एंगर पे बात करेंगे कि जो एंगर होता है हमारा, वो जब हमारे को लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ भी लाइफ में हो, घर में हो, किसी आपके फैमिली पर्सन के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाए या किसी के ऊपर भी आपको गुस्सा आता है। गुस्सा तो हमारे अंदर ही होता है, पर वो जो गुस्सा है वो जब आता है हमारे तो हमारे अंदर कितना जहर पैदा करता है और वो गुस्सा कितना ट्रबल क्रिएट कर सकता है हमारी लाइफ के अंदर, तो आप उसको जानते ही हो। पूरी दुनिया में आप रोज़ देखते हो कि कितने चीज़ें हो जाती हैं, कितने लोग गुस्से में क्या क्या कर देते हैं दूसरे लोगों के साथ, कि जब हमें गुस्सा आता है तो मन करता है कि हम मार डालें उस व्यक्ति को। किसी ने कुछ बुरा किया हमारे साथ तो गुस्सा आता है। तो वहाँ पर देखो, हम जब बात करते हैं कि हमें उनको फॉरगिव करना चाहिए, तो फॉरगिवनेस में तुम्हें सिखाता हूँ कि हम मन से, अपने माइंड से, उस थॉट्स के ज़रिए तो हम फॉरगिव करते ही हैं, मगर क्या एक्चुअली में वो फॉरगिवनेस हमारे अंदर आती है? वो जो फॉरगिवनेस है जो अंदर से नहीं आ रही, ऊपर ऊपर से हम बोल करके कि मैं उसे माफ़ करता हूँ, कोई बात नहीं, उसने जो भी किया मैं उसे माफ़ करता हूँ, मगर एक्चुअल में वो फॉरगिवनेस क्या अंदर से आ रही है? और जब तक फॉरगिवनेस अंदर से, भीतर से हो नहीं जाएगी, तब तक मन शांत नहीं होगा। और आप ध्यान में बैठोगे तो वही सब चलेगा, वहीं बार बार उसी इंसिडेंट को याद करते रहोगे। या कोई भी आप काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, घर में कोई बात हो गई थी या किसी रिलेटिव से कोई बात हो गई, कोई बिजनेस में बॉस ने कुछ बोल दिया। हाँ, ख़ास तौर पे जो जॉब वाले लोग होते हैं उन्हें तो बहुत बुरी तरह वो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं। उनकी आवाज़ नहीं निकलती अपने बॉस के सामने, और कई बार बॉस कहीं ऐसे होते हैं जो इतने गलत तरीके से बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बेचारा चाह कर भी नौकरी छोड़ के तो जा नहीं सकता। आपको पता है, जो लोग अपने लेबर को या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनका शनि बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। और वो तो चलो उनके साथ होना ही होना है, मगर जो आप लोगों को, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कई बार बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे तो उसमें बच्चों पर गुस्सा आने लगता है, माएँ बच्चों पर हाथ उठा देती हैं, पेरेंट्स बच्चों को मारने पीटने लगते हैं, या बच्चों ने कोई भी अपनी लाइफ का डिसीज़न ले लिया, माता पिता को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई भी रीज़न, मैं कहता हूँ 10 लाख रीज़न हो सकते हैं गुस्सा आने के। और हम लोग फैमिली पर्सन्स हैं, फैमिली में रहते हैं, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा कि किस पर गुस्सा आ ही जाएगा। गुस्सा एक्चुअल में एक नेचर की देन होती है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और किसी के अंदर गुस्सा बहुत कम होता है। कई लोग अपने गुस्से को बदला लेकर ही अपने गुस्से को शांत कर पाते हैं, और कई लोग होते हैं जो खुद के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, अपने साथ ही कुछ बुरा कर लेते हैं। आपने देखा ना, कितने लोग गुस्से में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के पहले आग लगा लेते हैं, मार डालते हैं अपने आप को, या फांसी लगा ली गुस्से में, कुछ भी ऐसा हुआ। कितने आप केस देखते हो ना रोज़ न्यूज़ में कि एक लड़की ने जा कर के सुसाइड कर लिया, लड़के ने कर लिया, माँ ने कर लिया, बच्चे ने कर लिया, कितनी सारी चीज़ें। वो एंगर जो होता है, एंगर की स्टेजेस हैं अलग अलग। साइकोलॉजी के हिसाब से जो हमारा मस्तिष्क है, उसकी गुस्से को सहने की एक क्षमता है। उस क्षमता से अगर आगे की बात हो जाए तो वो व्यक्ति अपने साथ भी कुछ कर सकता है और सामने वाले के साथ भी कुछ कर सकता है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसे होश पूर्वक उस घटना को देखो, उसका आकलन करो, विचार पूर्वक उसको समझने की कोशिश करो कि भाई व्यक्ति मुझे गुस्सा कर रहा है या मेरे साथ गलत बर्ताव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या सच में मैं वो बर्ताव डिज़र्व करता हूँ? क्या बिना मतलब उस पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो मेरे पे गुस्सा करे जा रहा है? ठीक है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ का एक सबसे बड़ा उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी जोक्स आप लोग सुनते हो ना, वो हस्बैंड वाइफ पे सुनते हो कि पत्नी ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में फेस करते हो प्रॉब्लम्स को। एक्चुअल में ना, रियलिटी बता रहा हूँ, इतनी सी भी बात नहीं है, इतनी सी भी पति पत्नी के झगड़े को ख़त्म करना इतनी सी भी बात नहीं है। मगर जब एक इंसान कसम खा ले कि मुझे ख़त्म करना ही नहीं, तो उसका तो कोई धरती पे भगवान भी आकर के उसे ख़त्म नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो
अच्छा इंसान होगा, जो समझदार इंसान होगा, वो सामने वाले के ऊपर गुस्सा करके उसको बदलने की कोशिश करेगा या वो खुद को बदल के अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करेगा। जो उसे नियति ने दिया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया तो फिर आप किसी और पार्टनर के साथ जाओगे, प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी आएंगी, चीज़ें वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी होंगी, मगर होगा क्या? क्योंकि स्वभाव अगर मान लो हमारा ही कहीं पर ख़राब है तो सामने जो भी मार्गो इंसान मिलते जाएंगे उनके साथ वो चीज़ हमारी होती चली जाएगी। मगर यहाँ पे हमें समझना है कि बार बार एक ही इंसिडेंट अगर हमारी लाइफ में हो रहा है तो उसके पीछे कहीं गलती हमारी तो नहीं है, कहीं हम ही तो ओवर पोजेसिव नहीं हो जाते किसी चीज़ को लेकर के। जब हम ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, सामने वाले की फ्रीडम छीनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ख़राब होता है सब कुछ। अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मैरिज में प्रॉब्लम क्या आती है कि पुरुष ये सोचता है कि स्त्री जिससे मेरा विवाह हुआ वो टोटल मेरे अकॉर्डिंग चले, जैसा मैं हूँ वैसा वो चले। मैं कहता हूँ कि आज जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन्हें पहले, शादी से पहले इस चीज़ों पर बात करनी चाहिए। बहुत जल्दी 10-15-20 मिनट में, 1 घंटे में लड़का लड़की की देखा दिखाई होती है और उसी में शादी का डिसीज़न हो जाता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है हमारे समाज की। और आगे चल कर के जब वो डिस्कशंस नहीं होता, जब तक हमारा वो अनुभव करने की एज होती है, बच्चों की कहाँ इतनी समझ होती है, 23-24 साल में बच्चे की मैरिज कर दी जाती है। वो कहाँ इतना समझदार हुआ है कि उसे फ्यूचर पता है कि कल कैसी घटना मेरी लाइफ में आएगी, उस स्टेज पे मैं तेरे को संभालूंगा या मैं खुद को संभाल पाऊंगा। वो चीज़ जब हमें नहीं पता होती, कोई अपने स्पाउस के साथ कोई फिजिकल रूप से सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है, तो वो एंगर उसके अंदर डेवलप होता चला जा रहा है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं फिजिकली अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, और वो अपने पार्टनर को बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आ जाएंगे बीच में। तो वो जब चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ वहाँ पर भी लैक कर रही है, सपोज करो। तो वो जिस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मेरे पास जितने केसेस आते हैं ना, मैं जो लोगों की बातें, जो लोगों की प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ, तो मैंने हमेशा ये पाया है कि जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की समझ होती है ना, तो आप फिर अपनी समझ दूसरे पर थोपने लगते हो। इनफैक्ट मैं खुद भी ऐसा हूँ। जिस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा समझ थी, मैं अपनी वाइफ को उस चीज़ पर थोड़ा गुस्से से बोलता था। फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ों को मैंने वर्क किया। मैं सोचता था कि क्यों हमारे इतने झगड़े होते हैं, किस बात पे हमारे झगड़े होते हैं, किस किस टॉपिक पे हमारे झगड़े होते हैं। मैंने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। उसे अपनी फ्रेंड सर्कल में जाना होता था, उसे अपनी मन मर्जी की लाइफ जीनी होती थी। ओवरऑल छोटी सी बात बोलते हैं, मन मर्जी की लाइफ हर कोई जीना चाहता है। और दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समबडी हु इज योर स्पाउस। द बेस्ट गिफ्ट जो इस दुनिया का है ना, वो यही है कि आप अपने स्पाउस को वो जैसे जीना चाहता है उसे वैसे जीने दो। फिर अब वहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर आ जाएगा, समाज का प्रेशर आ जाएगा। मुझे लोग बोलते थे, यार तू बिल्कुल इतनी ज़्यादा तूने छूट दे दी अपनी वाइफ को कि वो अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी घूमने बाहर भी जा रही है, दूसरे शहरों में भी चली जाती है। तो मैं ये सोचता था कि एक इंसान जो खुली हवा में जीना चाहता है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है, उसे उसका अधिकार होना चाहिए। मैरिज का मतलब ये नहीं है कि अब वो पर्सन आपका गुलाम बन गया, आपका दास बन गया। इट्स नथिंग लाइक दैट। मैरिज का मतलब ये है कि दो लोग एक दूसरे के साथ जीवन जीने की सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ को खुशी देंगे, एक दूसरे की लाइफ में अच्छा कुछ परफॉर्म करेंगे। ये सोच करके रिलेशनशिप बनना चाहिए, ये सोच करके मैरिज होनी चाहिए। और उसके बाद ये सबकी अपनी अपनी धारणा हो सकती है, मगर मैं जो बोलूँगा यहाँ पर, जो रियलिटी है ना, वो मैं आपको बोलूँगा। क्योंकि आप जब चीज़ें फेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम की वजह वही होती है, कोई बहुत बड़ी कारण नहीं होते। जो वाइफ होती है वो ये चाहती है कि मुझे मेरे तरीके से जीने देना चाहिए, और हस्बैंड को भी यही चीज़ होती है कि वो चाहता है कि मुझे मेरे तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो फ्रीडम जहाँ पर ख़त्म होती है रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ सारी गड़बड़ होना शुरू होती है। तो फिर ये ऑब्सेसिव नेचर भी होता है, पोजेसिव नेचर भी होता है कईयों का। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फिर लैंग्वेज हमारी ख़राब होती चली जाएगी, बोलने का तरीका, एंगर, गुस्से में हम कुछ बोले जा रहे हैं, हम सामने वाले को देख नहीं रहे कि उसकी जगह पे खुद को नहीं रखा कि वो अभी किस स्थिति में है। और वहाँ हो क्या रहा होता है कि एक दूसरे की जो भी डिमांड्स
एक दूसरे से हैं, जिसके कारण ही वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कहीं अगर वो चीज़ मैच नहीं हो रही, वो पूरी नहीं हो पा रही, तो एक बंदा दोनों में से क्या होगा, वो अपना दिल पे ले लेगा उस बात को कि यार ये तो मेरे लायक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमने सिर्फ नीड देख करके रिश्ता स्टार्ट किया था, कि सामने वाले को खुशी देने के भाव से हम नहीं आए थे, तो वहाँ पे दोनों की भावनाएं बहुत बुरी तरह डैमेज होती हैं, और वो एक दूसरे की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। होता क्या है कि कई बार सामने जो पर्सन होता है वो आपको नहीं समझ पा रहा होता, या कई बार आप उसे नहीं समझ पा रहे होते। ये दोनों जगह पे चीज़ होती है। सिर्फ समझना भर है, हर जो चीज़ है वो काउंसलिंग से ठीक होती है, और दूसरे की काउंसलिंग करने से बेटर है कि हमें खुद की काउंसलिंग करते रहना चाहिए। हमें खुद को समझाना है। आईने में खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछो कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। एक ऐसी टेक्निक है जो दुनिया का हर समाधान आपको देगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी ना, मैं कहता हूँ भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। वो आकर के शून्य निराकार ब्रह्म है, वो आपको क्या बोलने आएगा? वो सामने प्रकट होकर थोड़ी आ जाएगा आपकी समस्या का समाधान करने। अपने आईने के आगे जाके खड़े हो जाओ और अपने आप से एक ही क्वेश्चन करो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट। ये पूछना है अपने आप से, क्या चाहिए तुम्हें। और तुम्हारी जो लिस्ट आती है निकल के, ये मैं चाहता हूँ, देन आस्क योर सेल्फ कि इज इट रियली पॉसिबल। क्या ये सच में हो सकता है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ, क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर आता है यस इट इज़ पॉसिबल, देन यू शुड आस्क कि व्हाट एफर्ट आई शुड मेक टू गेट दिस। मुझे अब क्या करना चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए, या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। व्हाट एफर्ट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। ये अपने आप से ऐसे काउंसलिंग करनी है अपनी खुद की। और उस एफर्ट को मैं किस दिशा में उसका प्रयास करूं, कब से मैं स्टार्ट करूं। क्या आज से ही मुझे उसका एफर्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? मैं कहाँ लैक कर रहा हूं, अपनी वो कमियों को पता होना चाहिए कि वाई आई एम लैकिंग समथिंग, वाई आई एम लैकिंग। सब कुछ एजुकेशन है, ये मत सोचो कि कौन सा ग्रह खराब है। ग्रह खराब है तभी तुम्हारे को ये चीज़ें समझनी पड़ रही हैं। प्रॉब्लम ग्रह से तो नहीं है, मगर जो कुंडली में परमात्मा ने दे दिया है, जितना आपको दिया, अगर पूरा वो क्वांटिटी आपको दी ही नहीं किसी वस्तु की, तो आप परेशान रहने वाले हो। मगर उससे बाहर आने का मतलब है कि आपने उस चीज़ को कैसे जीतना है, उसे ओवरकम कैसे करना है। कुछ चीज़ें फिर ऐसी भी होती है कि पॉसिबल है ही नहीं लाइफ में, कि होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। उस स्थिति में फिर क्या करना है कि उस स्थिति में अपने आप को बोलना है कि हे परमात्मा, ये मेरा भाग्य है, ये तूने मेरे लिए चुना। मैं हार मानता हूँ, मैं इस चीज़ से नहीं फाइट कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ से नहीं डील कर पा रहा हूँ, या मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। जितना ही तूने मुझे बनाया था, जितना तूने मेरे भाग्य में लिखा है, उतना मुझे मिल गया। दैट्स ऑल, तेरी रजा में मैं राजी रहता हूँ। ये सबसे लास्ट में होता है, जो शिव आज्ञा जो बोलते हैं ना, ये सबसे लास्ट में हमें बोलना है। मगर यहाँ पर देखो, मैंने पीछे इसके पहले क्या क्या बातें बोली कि व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट, एंड इज दैट पॉसिबल। क्योंकि जब ये नहीं करोगे तो फिर लास्ट वाली चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर आप आलस में आ जाओगे, फिर आप कर्मठता का त्याग कर दोगे, फिर आप कर्मठ नहीं बनोगे किसी चीज़ के लिए भी। कुछ भी चीज़ अगर आपकी लाइफ की स्पॉयल हुई है, ख़राब हुई है, आपको अपना पूरा एफर्ट करना है। वहाँ पे साइकोलॉजर नहीं बनना अपने आप को ज़्यादा, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको चाणक्य बुद्धि सिखा रहे ना, वो कभी प्रेम नहीं सिखा सकेंगे। जो चालाकी है ना, वो आपका सब कुछ नष्ट करके मानेगी। जितने आप साफ हो जाओगे, जितने आप सुंदर हो जाओगे, जितने आप प्योर हो जाओगे, उतना आपकी लाइफ सिंपल होती चली जाएगी। अच्छी चीज़ें रह जाएंगी, खराब चीज़ें निकल जाएंगी। शांत हो जाओगे, अंत में जाकर के एक अनुभवी व्यक्ति खड़ा रह जाएगा। वो जो अनुभवी व्यक्ति होगा ना, ये होते होते 40-50 साल की, 45-50 साल की आयु हो जाएगी आपकी। मगर उस वक्त के बाद ही जो असली जीवन शुरू होता है, उसके बाद ही शुरू होता है। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं कहता हूँ अगर उनको ये चीज़ें समझ आ जाएं, तो वो अपनी जो नेक्स्ट 25 ईयर्स की लाइफ होगी ना, वो गोल्डन तरीके से उसको जिएंगे। क्योंकि अमूमन गलतियाँ हमारे से कब होती हैं? 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच में होती हैं।
वो आयु कितनी है आज की डेट में? 60, 70, 80 साल। कोई बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखता होगा तो वो 80, 90 पे वो कोई जाएगा आने वाले टाइम में। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई 60, 65, 70 तक इंडिया में जा पाएगा, जिस हिसाब से जो पोल्यूशन और ये सब यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं है। ओवर पूरे ग्लोब पे ये सब समस्या बढ़ती जा रही है। वुमेन की एज अब बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगी आने वाले टाइम में। तो यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू लिव दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाइडेंस किस उम्र में शुरू होनी चाहिए। आज अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको अपने बच्चों को ना 5 साल की उम्र से उनको ज्ञान, जो नॉलेज आपने जीवन में लिया है, उनसे उनके बारे में बात करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें जीवन के हर स्टेज के ऊपर पहले ही आप उन्हें क्लास देना शुरू कर दो, ताकि वो जब उस जगह पे परफॉर्म करने जाएं तो वहाँ पे गलती ना हो जाए, वहाँ चूक ना हो जाए। उन्हें ईमानदार बनाएं। जितना ही ईमानदार एक इंसान होगा, अपने रिलेशनशिप में लॉयल होगा, अपने रिलेशनशिप में अच्छा चलेगा। देखो, अगर आप अपनी लॉयल्टी लूज करोगे तो आपका स्पाउस भी अपनी लॉयल्टी लूज करेगा। ये 100% सत्य बात है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप डिसलॉयल क्यों हुए हो? क्योंकि आपको वो नहीं दिया गया जिसके कारण आपने लॉयल्टी छोड़ी है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कहीं से भी प्रॉब्लम आया है तो रिलेशनशिप को तोड़ देना उसका हल कहीं पर भी नहीं लिखा है। डिवोर्स इज जस्ट लाइक कि आपने तो बात ही खत्म कर दी। लाइक अब आप जो है ना एक और जन्म का कर्म अपने लिए बना के चल रहे हो। और एक पर्सन उसमें हमेशा ऐसा हो जाता है कि बहुत बुरी स्थिति में चला जाता है। मान लो कि कोई फीमेल है, वो फाइनेंशियली ही सेटल नहीं है, और अगर उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया, किसी भी बात पर दे दिया। गलती किसी की भी होती है, गलतियां लोग करते हैं लाइफ में। इंसान है हम, इंसान। गलती किसे बोलते हैं हम? गलती दूसरे पर्सन के लिए है, आपके लिए वो गलती नहीं है। क्योंकि जो आपने किया, जो आप जो कर रहे हो, वो आप अपनी आत्मा से कर रहे हो। आप चोरी कहाँ पर कर रहे हो? आप चीटिंग कहाँ पर करते हो? चीटिंग का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप सत्य की तरह बोल नहीं सकते, खुला सत्य जो आप बोलते नहीं ना, वो चोरी है। मान लो कि आपको आपके हस्बैंड से प्यार नहीं मिल रहा है, तो अगर आप किसी एक और नए पर्सन से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो और आप उसे बोलते हो कि मेरे हस्बैंड से मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, मगर आप अपने हस्बैंड को ये बात बोलते नहीं कि मुझे आपसे अलग होना है, मुझे आपसे अलग होकर के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। इसका मतलब यू आर डिसलॉयल विद दैट नेक्स्ट पर्सन टू। क्योंकि आप सिर्फ अपने हस्बैंड की दी हुई सारी चीज़ें चाह रहे हो, मगर आप क्या चाह रहे हो कि मुझे जो फिजिकल है, वो जो इमोशनल प्यार है, वो मुझे कोई और पति दे दे, या कोई और मित्र बना के मैं उससे प्राप्त कर लूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं चोर आपके अपने मन में बैठा है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आज की दुनिया में 80-70% लोग, पूरे मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। मेरे पास इतने कुंडलियाँ आती हैं, मैं कुंडली पे देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है भाई ये प्रॉब्लम इस बंदे की लाइफ में चल रही है। क्योंकि वो इसलिए ही चल रही है क्योंकि वो ग्रह खराब है, 7th हाउस इज डैमेज, और विवाह से पहले ही 7वां घर जो खराब होता है वो अपना काम कर चुका होता है। क्योंकि वो शादी से पहले ही वो चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं ऑलरेडी। मान लो कोई फीमेल है तो उसका पहले 3-4 ब्रेकअप हो चुके हैं, उनमें फिजिकल रिलेशंस भी रहे, उसके बाद पता चला उस बंदे ने शादी करने से मना कर दिया, तो वहाँ पर वो बेचारी ऑलरेडी ही पूरा डिस्ट्रॉयड होकर के किसी बंदे से शादी कर रही है। या कोई लड़का है तो ऑलरेडी वो किसी से प्यार करता था, या फाइनेंशियली कोई कारण बन गया, या जिस कारण भी उसका विवाह उससे नहीं हो पाया, तो वहाँ पर जो जबरदस्ती का विवाह किया जाता है अपने साथ, जो हम इंसान जो जबरदस्ती करते हैं, तो वो प्रॉब्लम वहाँ से खड़ी होती है। आज अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर 4-4, 5-5 डिवोर्स इतने नॉर्मल हो चुके हैं। क्या रीज़न है उसका? अब हम इंडिया वाले कहते हैं यार वो तो बहुत ईमानदार लोग हैं, वो तो बिल्कुल साफ बोल करके अलग हो जाते हैं। दे आर नॉट ईमानदार, दे आर लाइक, वो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, दे आर सो सेल्फिश। वो दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में, वहाँ पर अपने लिए जीना सिखाया जाता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में फिर फ़र्क क्या रह गया? हमारे यहाँ पर तो तलाक शब्द था ही नहीं, हमारी हिंदी में तलाक शब्द है ही नहीं। कि शादी होती है बस, विवाह एक ही बार होता है, उसका ऑपोजिट वर्ड लिखा ही नहीं गया। तलाक उर्दू का शब्द है, ये हमारी भाषा का, सनातन संस्कृति का ही नहीं है शब्द ही। क्योंकि यहाँ पर तो विवाह का मतलब है कि 2 आत्माएं जुड़ गई। अब जो मैं
मैं बोलता हूँ वो घटिया ही इंसान, मैं उनको घटिया इंसान बोलता हूँ, जो अपने पार्टनर के होते हुए दूसरों के साथ फिजिकल नीड के लिए जाते हैं सिर्फ, क्योंकि दे आर जस्ट लुकिंग टू सेटिस्फाइड देयर फिजिकल नीड्स। उनको सामने वाले पर्सन को भी जाकर के ये बात बोलनी चाहिए कि मैं जो है वो सिर्फ आपसे अपनी फिजिकल नीड पूरी करना चाहता हूँ। वहां पर उन्हें प्रेम का, प्यार का और दुनिया भर की वहां पर उनको बातें दूसरे, ऐसे होता है कि आप बहुत सारे मेरे पास केस आते हैं, कितने लोग मैंने सुसाइड से बचाए हैं, जो मतलब अपनी लाइफ को तो स्पॉइल कर ही देते हैं, वो अपने आसपास जो उनकी फैमिली में जितने लोग जुड़े होते हैं उन सबकी लाइफ भी वहां पर खराब होती है। लाइफ सिर्फ एक कपल की नहीं खराब हो रही है, उनके माता पिता की वैल्यूज भी उसके साथ जुड़ी हैं, उनकी एक सोसाइटी में अपनी एक जो इमेज है वो सारी डिस्ट्रॉय होती है। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ रिलेशन में आया है या आई है, तो आप ये सोचो कि वहां पर आप किसी को तो धोखा दे करके आ रहे हो ना। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लोग जाते हैं तो वहां पर क्या रीजन हो रहा है कि वहां पर आप कुछ ज्यादा चोरी अपने हृदय में रखे हुए हो, क्योंकि आप सत्य नहीं हो, साफ नहीं हो, क्लियर नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर के। आप अपने स्पाउस को बात नहीं करते हो कि मेरे को आपसे ये इशू है, आपसे मुझे ये प्रॉब्लम है। और जिस इंसान से अगर आप मान लो एक चोरी का रिश्ता बनाते हो, तो वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलता, उससे आपको कभी खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां से आप अपनी फिजिकल नीड पूरी कर लोगे, थोड़े पल के लिए आप इमोशनल नीड्स अपनी पूरी कर लोगे, मगर एक्चुअल में जो जड़ है, क्योंकि ध्यानी को तो कभी इमोशनल नीड बनानी ही नहीं चाहिए कोई अपनी, कि वो किसी और पर उसकी इमोशनल हैप्पीनेस डिपेंड करे, कभी होना नहीं चाहिए। प्रेम जो होता है ना वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। वो प्रेम आप किसी से भी करते हो, आपकी आत्मा जानती है कि आप किससे प्रेम करते हो। वहां पर क्या, अगर उस इंसान की बॉडी आपको नहीं मिली तो क्या आपका प्रेम तब भी टिकेगा? तब भी वो प्रेम रहता है। अगर वो प्रेम तब है ना, वो प्रेम है एक्चुअली में। नहीं तो मैं ऐसे लोगों के लिए, मेरे पास मेरी डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, वो घटिया लोग होते हैं। वो ना अपने स्पाउस के साथ कभी खुश रह सकते हैं, ना वो किसी भी, और वो 100 लोगों के साथ रिलेशन बना के भी कभी खुश नहीं रह सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो वहां पर बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, विवाहित लोगों के आते हैं, विवाहित पुरुषों के फोन आते हैं मेरे से, मेरी वाइफ के साथ मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, मैं क्या करूं? तो मैं उनको क्लियर आंसर देता हूं कि भाई तुम्हें अपनी वाइफ से अलग होना चाहिए। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, डाइवोर्स ही नहीं हो सकता आसानी से। इतना मतलब इसको पेचीदा बनाया गया है कि एक दो लोगों को जबरदस्ती उनका दम घोट कर साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दिस इज आवर इंडियन लॉ। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। मगर वहां पर जब आपका लॉ आपके साथ नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सी एडवाइस देता हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, ऐसी जगह पे मैंने जब से रिलेशनशिप सीरीज स्टार्ट करी है, मेरे पास क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है। लोग जो मेरे पर्सनल सेशंस लेते हैं ना, उनके इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी 2 बच्चों की हमने शादी करवाई, उसके माता पिता ने उनके नंबर तक ब्लॉक कर दिए। सोचो क्या ये माँ बाप होने के अधिकारी है? मैंने उन बच्चों को कहा कि तुम भी अपने माँ बाप के नंबर ब्लॉक कर दो, जो तुम्हारी विवाह के ही अगेंस्ट है, जिनके साथ तुमने अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। कल वो दोनों बच्चे मुझे पहली बार मिले हैं, और मैं उनकी जो खुशी मैंने देखी ना, मतलब ऐसे मुझे लगा कि शिव पार्वती का कपल होता है ना, जैसे वो इतने प्यारे, एक दूसरे को इतना प्यार करने वाले। और मैंने जब उनसे मिला, मैं पुष्कर और वैदेही हमारे 2 साधक हैं, पहली बार मैं मिला, जबकि वो 2 साल से ज्वाइन है मेरे से और साधना कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ भगवान बनाई जोड़ी, उन्होंने अपने पूरे परिवार को त्याग करके उन्होंने विवाह किया। मगर उसके बाद भी अगर मान लो ऐसे सुंदर कपल को, इतने प्यारे रिश्ते को, उसके माता पिता, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज ब्लॉक कर दे, कितनी बड़ी बात है कि वो अब अपने माँ बाप से कभी बात नहीं कर सकते। मगर मैंने, जब उन बच्चों ने मेरे से काउंसलिंग की थी ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको भाग जाना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब कम से कम आप खुश हो, उन्हें उन लोगों की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। ये रीजंस होते हैं कि जब विवाह का डिसीजन सही हो जाएगा तो आगे आपको परेशानियां नहीं आएंगी। अब कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लव मैरिज भी हो जाती है, उनकी इच्छा से उनका विवाह भी हो गया, अब वहां पर फिर भी झगड़े हो जाते हैं, फिर वहां भी डिवोर्स होते हैं। इंडिया में तो लव मैरिज में ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। कारण क्या है समझो, एक इंसान की ना प्यार करने की, प्यार में पड़ने की प्रवृत्ति कौन सा प्लेनेट बना रहा है? वीनस बना रहा है। जब शुक्र के साथ जुड़ जाएगा या राहु के साथ जुड़ जाएगा, तो वो इंसान जल्दी प्रेम संबंध में आएगा, और वो प्रेम संबंध में आएगा तो फिर वो
वो एक संबंध जो है ना, वहाँ पे ये जो ह्यूमन सोसाइटी चाहे हमने बना दी, वो टेंडेंसी है हमारी कि हमें एक ही से प्रेम करना है, ये ही सबसे बड़ा मिथ दुनिया फॉलो कर रही है। और यही रीजंस हैं यहाँ पर पुरुष का अहंकार चाहे कितना भी हो, जब उसकी स्त्री उससे पीठ पूछे कर किसी और से प्रेम कर लेती है ना, तो वहां पर वो परमात्मा का लॉ चलता है, वहां पर इंसान का लॉ नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नथिंग इज परमानेंट। आज चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, इवन आपके बच्चे के साथ, आपकी माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट। अगर आप वन पर्सन हो और एक दूसरा पर्सन है, जहां पे दूसरा पर्सन जुड़ा है आपके साथ, तो वो सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी रस्सी है जिससे आप दोनों जुड़े हो। कोई भी दूसरा इंसान है, या मजबूरी की रस्सी है या प्रेम की रस्सी है, तो रस्सी के बिना कोई जुड़ा नहीं है। तो रस्सी प्रेम की हो तो वो ज्यादा सुंदर होती है, या मजबूरी वाली ज्यादा सुंदर होती है? प्रेम की ज्यादा सुंदर होती है। तो जो भी रिश्ता है ना, तो प्रेम में फ्री छोड़ना सीखना इंसान को जरूरी है। जरा सी ये मिस्टेक होती है ना, ये जरा सी भी आपने, ये इतनी नाजुक चीज है, ये इतनी सेंसिटिव चीज है कि जहां पर आपने जरा भी बंधन लगाने की कोशिश की, आप देखना उन्हीं महिलाओं के सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं जो, जिनको घर से दबाया जाता है, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके दिया जाता है, उनके मन की फीलिंग्स को मार दिया जाता है, उन्हें बांध कर रखने की जहां कोशिश की जाती है, तो वही महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल्स में जाती हैं, चाहे फिर वो किसी भी वर्ग से हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जहां पर आपने अपने स्पाउस को फ्री छोड़ दिया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, अरे खुशी चाहती है ना वो, या हस्बैंड भी खुशी चाहता है, उसे जाने दो, उसे जहां जाना है। और ये समाज ओपन, ओशो को लोगों ने कितनी लाखों गालियां दी इस बात पर, और वही आज वो समाज, आप देखो 50 साल पहले ओशो ने ये बातें कही थी, आज बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर क्या लेक्चर देते हैं कि फ्रीडम इज द की ऑफ हैप्पीनेस। कि फिर लोग क्या सोचते हैं, जब इतनी ज्यादा ट्रॉमा, इतनी ज्यादा डिप्रेशन जो लाइफ में आ जाता है ना, उसके बाद फिर डाइवोर्स लेकर के एक फ्री लाइफ जीते। अरे पहले ही फ्री छोड़ दो अपने स्पाउसेस को, अपने बच्चों तक को फ्री छोड़ दो, अपने माता पिता तक को फ्री छोड़ दो, मत बांधो। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को मत बांधो, चाहे आप बूढ़े हो ना, मैं कहता हूँ ओल्ड एज में जाके मर जाओ, मगर बच्चों से उनकी खुशी मत छीनो। फिर वो बच्चे देखना, वो आपके बारे में पहले सोचेंगे। जब आपके पेरेंट्स आपके अच्छे सोचेंगे ना, या आप खुद एक पेरेंट हो और आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो ना कि जाओ आप अपनी लाइफ में जैसा जीना चाहते हो आप जी लो, तो वो बच्चे आपके साथ कभी भी आपको छोड़ करके नहीं भागेंगे, क्योंकि दे नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, क्योंकि उन्हें आपको भी मैनेज करना है। मगर फिर भी आपको एज ए गुड पेरेंट, आपको अपने बच्चों की खुशी को पहले प्रायोरिटाइज करके रखना है, उनको पहले लेकर के चलना है। तो परमात्मा कहीं दूर नहीं। फिर आप सोचो कि मंदिर में जाके मेरे को घंटियां बजाने से या धूप अगरबत्ती करने से परमात्मा मिलना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है भैया। क्लियर बोलता हूं, आपको चाहे कोई कितना भी ज्ञान पिलाता रहे, ध्यान, अंतर मन जब तक शांत सुलझ नहीं जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भीतर जितने ज्यादा शांत होगे, जितना ज्यादा धुआं अंधेरा आंखों के आगे हट जाएगा, भाई सब चीज क्लियर दिख रही है, जब सब साफ दिख रहा है, मेरी जिंदगी है, दिस इज माई लाइफ। और आप देखना, पहले तो अपने हिसाब से जीना शुरू करो। कोई कितना भी बुरा मानता रहे, कोई आपको कितने ही आपके क्या बोलते हैं, आपको सर्टिफिकेट दे दे कि ये तो खराब है, जैसा है वैसा है, मगर यू शुड लिव योर लाइफ लाइक यू वांट टू लिव। जिस दिन आप ये चीज जीना सीख जाओगे, पहली बात है, जो इंसान जिसकी आप परवाह कर रहे हो ना कि मैं, वो कैसा मेरे लिए सोचेगा, ये मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो कैसा होगा, ये क्या होगा, वही इंसान जिस दिन अपने बारे में सोचेगा ना, सबसे पहले तुम्हारे को लात मारेगा। ये बात आपको याद रखनी, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। आप देखो, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं भाई, तो आप ये सोचोगे कि ये कैसे हो गया। वो जब ग्रह की दशा आएगी ना, तो उस टाइम पे वो काम 100% हो जाएगा। तो जहां पर आपके कर्मास अच्छे हैं पास्ट लाइफ में, तब तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तब तो आपका मन ही दूसरी तरफ नहीं जाएगा। मगर जब आपको प्रारब्धवश चीजें खराब मिली हैं, ये कुंडली में लिखा है भाई, अगर आपके साथ 3, 4, 5, 10, 20 लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होना है, तो वो भगवान ने लिख दिया कि पूर्व जन्मों के आधार पर ये व्यक्ति आपके जीवन में था और ये आपने ये दिया था उसको, नाउ यू आर गेटिंग बैक।
और अभी आप जो दे रहे हो वो फिर आपको वापस आके मिलना है। शांत होने के लिए तुम्हें पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, शांत होने के लिए सिर्फ रस्सियां खोलने की जरूरत है। जो रस्सियां अपने दिमाग के साथ तुमने बांध रखी हैं, ये सारी रस्सियां हमें छोड़ देनी है। ये छोड़ते ही लाइफ इज जस्ट लाइक ए मिराकुलस लाइफ हो जाएगी आपकी। इतनी मस्ती आ जाएगी, इतनी खुशी आ जाएगी जीवन में। और जब फिर एंगर आ रहा है किसी चीज को, अब इस सब में बहुत बार एंगर आएगा। सब लोग बोलते हैं मेरे को, कई लोगों के बात में से प्रॉब्लम होती है कि मैं बात शुरू कहाँ से करता हूँ और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है बात की तह में जा करके उस चीज़ को जड़ से ही ख़त्म कर देना। आपकी मैं बातें करते करते ही आपको शांति की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अभी आपको समझाया ना, आधे तो समझ गए इस बात को। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझ गए कि मुझे अब से क्या करना है, मुझे अपने बच्चों को बिल्कुल तंग नहीं करना है। ठीक है, समटाइम्स हमें बच्चों को एडवाइस करने की ज़रूरत होती है, मगर अपने बच्चों को इतना मूर्ख नहीं समझना कि वो अपनी लाइफ का अच्छा बुरा नहीं समझ सकते। और जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो सबसे बड़ा जहर है। जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये इंसान मेरी खुशी बनेगा, क्योंकि देखो धोखा, चीटिंग, ये वर्ड कहाँ से आता है हमारी लाइफ में? क्योंकि धोखा उसी को कहते हैं ना कि हमने ये चाहा था और वो उसने नहीं दिया तो धोखा हो गया। मगर आप ये देखो धोखा कहते किसे? पहले वो चीज़ हो रही थी, फिर बाद में होना बंद हो गई। आपके हस्बैंड ने आपसे विवाह कर लिया, 2 साल के बाद उसने आपको छोड़ दिया, तो ये तो धोखा हो गया ना, ये तो एक तरह का पाप हो गया, ये तो एक तरह का क्राइम हो गया। मगर अब जिसके साथ ये पाप हुआ, जिसके साथ ये क्राइम हुआ, मैं तो उसका पक्षधर हूँ, मैं तो उसके लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। धोखा देने वाला तो चलो दे गया, जिसके साथ ये, जिसने ये दर्द सहा, जिसने ये दुख सहा, उस बहन ने, भाई ने, उस दोस्त ने, तो उसके साथ उसे कैसे बाहर निकाला जाए, वो शांत कैसे हो, वो साधना में कैसे जाए, वो परमात्मा की सुप्रीम रियलिटी को, अपनी रियलिटी को कैसे जाने, क्योंकि उसे अपने दम पर इतना स्ट्रोंग होना है कि वो किसी पर डिपेंड ही ना रहे। यानी उसे उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आना है कि वहां पर वो लैग कर रहा था, तभी उस चीज को वो मान रहा था कि वो धोखा है, क्योंकि उसको, वो बेचारा अभी किसी पर डिपेंड था, उसकी खुशी किसी और के साथ थी, वो किसी और की खुशी में खुश था, वो अपना प्यार 100% उसे दे रहा था, मगर सामने वाले पर्सन ने उसके साथ गलत कर दिया, तो वहां पर वो बेचारा इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अगर उसका चंद्रमा भी खराब है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो इमोशनली डेंट खाएगा बहुत भयंकर वाला। तो कुंडली में लिखा होता है ये सब कि आपके साथ होना है, तो पहले तो आपको यही पता कर लेना चाहिए कि किस पीरियड में क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो ये तो पक्की बात है कि दर्द बहुत कम होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये तो कांड होने ही वाला है, ये तो पक्का होगा ही होगा। तो आप उससे, जब आप उन चीज़ों को पहले थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो चांसेस होंगे कि वो घटना घटे ही ना, ऐसा भी हो जाएगा। मगर जब हो रहा है तो सामने वाले के प्रेम को रिस्पेक्ट करना सीखना, ये बहुत कठिन तो है मगर असंभव नहीं है। तो वहाँ पर जब आपका स्पाउस आपसे ये आकर कहे कि मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं रिश्ते से जाना चाहता हूँ, तो यू शुड से टू योर स्पाउस कि आप मेरी तरफ से मुक्त हो, आप जाओ, आप जहाँ जाना चाहते हो आप जाओ। और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका लॉ बना दिया कि एक सर्टिफिकेट बनता है और आप वहाँ से अपना NOC टाइप का एक सर्टिफिकेट है और 2 लोग साथ में रह सकते हैं। वाई सुप्रीम कोर्ट को क्या नीड पड़ी ये लॉ बनाने की? उन्होंने जो भी हमारे देश में जहाँ से भी कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों पास किया? क्योंकि उनके पास रोज के हजारों केसेस आते थे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यही होती थी। तो उन्होंने क्या कहा, एक इंसान चाहता कि क्या मैं मेरी मर्जी के बिना मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता, तो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती मेरा पति रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये राइट देती है कि आपको किसके साथ अपना रिलेशन रखना है और किसके साथ नहीं रखना है। तो ये आपके समाज में बन रहा है धीरे धीरे, ये अब हमारे इंडिया में लोगों को समझ में आ रहा है। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है, मगर जितनी एजुकेशन बढ़ रही है जिस स्पीड के साथ से, तो लोग इमोशनल नीड को भी समझ रहे हैं कि एक बेटर हैप्पी लाइफ के लिए दोनों का मेन मकसद क्या है कि दोनों का खुश होना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एंगर का कारण जो है ना घरों में, परिवारों में, वो यही है कि उनकी नीड्स को, उनकी इच्छाओं को दमित किया जा रहा है, उन्हें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। तो बाहर फॉरेन में ऐसा नहीं होता है,
वहाँ पर बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, और वहाँ पर लोग मनमाने तरीके से जीते हैं और फिर बुढ़ापे में जाकर के डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर उन्हें वो प्यार भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल नीड्स के ऊपर रिलेशन चलते हैं। वो थोड़े दिन जो फिजिकल नीड पूरी हो रही है या इमोशनल नीड पूरी हो रही है, मगर मैंने अपने अनुभव में क्या देखा, जो फॉरेनर्स है ना, वो जब तक प्यार करते हैं ना, वो बहुत ईमानदारी से प्यार करते हैं। वो जिससे भी करते हैं ना, वो बहुत ईमानदारी से। उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता कि एक रिलेशन होते हुए उन्होंने 10 रिलेशन और रखे हुए हैं। जिसके साथ हैं वो पूरे 100% कमिटेड है। तो वो जो चीज़ है ना, ये तब आती है जब आप दोनों की तरफ से अनकंडीशनल होगा। जहाँ एक ने चोरी की, एक ने जरा सी भी अपनी गेम बीच में टांग अड़ाई या कुछ गलत स्टेप लिया या उसको बलपूर्वक या ओवर इंटेलिजेंसी दिखाने की कोशिश की, तो दूसरे वाला फिर बेवकूफ़ नहीं होता, वो भी उस चीज़ को फिर समझता है। और यही रीज़न होता है, हंसता खेलता तुम्हारा रिश्ता एक गलती के कारण स्पॉइल हो जाता है। तो बेटर है आप जो अभी नए शादी में जाना चाह रहे हैं, नई शादी होने वाली है जिन लोगों की, या जो अभी नई नई हुई है, तो अभी से इन चीज़ों को समझ लो। ठीक है, ये जब चीज़ें समझ लोगे तो फिर क्या होगा, फिर झगड़े नहीं होंगे। और फिर जब सामने वाला पर्सन ही भाई स्कॉर्पियो मिल गया आपको, स्कॉर्पियो मिल गया या कोई वर्गो जैसा मिल गया, तो फिर वहाँ पे क्या करोगे? आपको पता है कि सामने वाला तो भाई बात बात पे मेरे को चांटा भी मार सकता है या वो कोई सामान भी तोड़ सकता है, उसके अंदर गुस्सा ही इतना है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। और फिर एंगर खत्म कैसे करना है, जिस बंदे को एंगर आ रहा है भाई वो भी सुन ले, तेरे लिए सारी राम कहानी की गई है। वो जो एंगर आ रहा है ना, तो उसमें यहाँ पर अपने आप को आप ऐसा बोलना शुरू करो कि हे परमात्मा, जो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चल सकती, मैं भगवत गीता में ना भगवान ने एक ही 18 अध्यायों का एक निचोड़, पता है क्या था लास्ट में, जब मैंने बहुत कम आयु में भगवत गीता को समझा था, उसमें एक निचोड़ ये है, भगवान कहते हैं कि कर्म पूरी शक्ति के साथ करते रहो, मगर फल को मेरे अर्पण करते जाओ, और जो हो रहा है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यानी कि कुछ भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी कि ऐसा हो, बस कर्म करना है। जो चाहते हो ना उसके लिए कर्म करना है। लाइक आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप खूब क्रिकेट खेलो, और जब भी उसके कंपटीशन होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, जब जब जो चीज़ें आएंगी वो आप करते चले जाओ। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिशनर आपको बनना है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, अभी ना लास्ट 2 साल पहले की बात है, हम दुबई गए, मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, तो उसने बोला कि यार गाड़ी ले लेते हैं रेंट पे। मैंने कहा भाई यहाँ पे हमें गाड़ी, मेरे को तो आती नहीं है, और ये लेफ़्ट साइड की ड्राइव है और लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास, तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा यहाँ पर, और भगवान ना करे किसी की जान कोई हो जाए, हमें ही कुछ हो जाए। वहाँ तो 150-200 की स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो उसने मुझे क्या बोला कि अगर हम चलाएंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। तो उसने कहा गाड़ी तो ज़रूर लेंगे। मैंने कहा वी आर टेकिंग वेरी बिग रिस्क। तो कहता कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन चलाएंगे, दूसरे दिन तो चली जाएगी। अब लेफ्ट साइड, मैंने तो कहा भाई तू ही बैठ, मैं तो पंगा ही नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, एक पराये देश में जब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को, वहाँ के मुझे लॉज नहीं पता, कुछ कानून नहीं पता, वो बोला मैं तो चला लूँगा, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था, बट ही ड्राइव सो वेल, उसने चलाई गाड़ी बहुत अच्छी। मगर जब हम 4 दिन के बाद जब वो गाड़ी वापस देने गए ना, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये के हमारे 35-40 हज़ार रुपये के हमारे चलान कटे हुए थे। हमें पता ही नहीं कि वो चलान कहाँ पर कट गए। तो इसलिए कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, कि आप ठीक है, आप कितने भी अपने उसमें परफेक्ट हो, सामने जो भी आपका इंसान है, लाइक उसके साथ मैं उसका पार्टनर था उस वक्त, मैं उसका दोस्त था, तो उसकी वजह से मुझे भी नुकसान हुआ, आधा हिस्सा मुझे भी पे करना पड़ा। तो ये जो एक कई लोग होते हैं ओवर स्मार्ट होते हैं, वो तो मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के लिए, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम तो पागल हो। वो रोज़ उसको टोकना शुरू करते हैं, तो ये अच्छा नहीं करता, तो वो अच्छा नहीं करता। अरे भाई, उसको भगवान ने जितना बनाया वो उतना ही तो करेगा ना, क्योंकि उसे नहीं आता। अब मेरी मदर को ना खाना बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, कभी तो बहुत अच्छा बना देंगी और कभी तो बिल्कुल ही ऐसा, मतलब दाल अलग और पानी अलग। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ कि आप देखते नहीं क्या कि कैसे बनता है। मैंने 10-20-25 बार मम्मी को बोलना शुरू किया, मम्मी थोड़ा सा ना आप इसको थोड़ा और टाइम लेकर के इसको देखो, इसको पानी को थोड़ा सुखा दो तो दाल और अच्छी बन जाएगी। तो पापा इसी बात को लड़ झगड़ के बोलते थे, तो मैं अपने पापा को लड़ता था कि मैं कहा आप मम्मी को लड़ते क्यों, उनको बताओ कि ये जो चीज़ है ऐसे ठीक होगी,
ये नहीं है कि आप उसको डांट करके और गुस्सा करके आप उसे ठीक कर लोगे। मगर मेरी मदर ने भी ना कसम खाई हुई थी कि गलती को मैं 1000 बार रिपीट ही करना है। वो कभी ठीक हो ही नहीं उनसे आज तक। क्यों? वो डर के मारे बनाती थी बेचारी। तो डर के वो आज खराब ना हो जाए दाल, आज फिर ये गड़बड़ ना बन जाए, तो वो हर बार ही गड़बड़ होता था। तो रीज़न क्या है कि हमें अपने स्पाउस को डराना नहीं है भाई। उसे थोड़ा सा प्यार से, उसे उसकी चीज़ को अगर नहीं आप उसे ठीक हो पा रही है या वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर समथिंग कुछ और प्रॉब्लम है। उसके अंदर कोई फियर बैठा हुआ है या कोई डर बैठा हुआ है या कुछ भी कारण से वो उसकी एजुकेशन नहीं रह पाई उतनी उस लेवल तक, वो हमें वहाँ अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर वो रिश्ते को बचाया जा सकता है। और अगर उसके सबके बाद भी आपको लगता है कि नहीं कोई हैप्पीनेस नहीं है, ओनली देन यू कैन गो टू सम अदर रिलेशनशिप। तो फिर जा करके आप जब सोचते हो कि नहीं इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर आप दूसरे वाला जो दुखी हो रहा है उसको तो भाई अपने ऊपर ही वर्क करना है। ठीक है? वो जो 3 तलाक दे देते हैं ना महिलाओं को, तो उन महिलाओं को, उन बहनों को मैं यही कहूँगा भाई कि अगर तुम्हें किसी ने 3 तलाक दे दिया है तो फिर तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। पहले तो आज के समय में हर बहन बेटी को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर पे। क्योंकि महिलाएं जो है ना वो जाकर के रिक्शा तो नहीं चला सकती बेचारी, वो कोई मजदूरी तो नहीं कर सकती। तो कम से कम अगर उसके बाद इतनी एजुकेशन में नहीं है कि वो 20-30 हज़ार रुपये की बेचारी जॉब कर ले, तो वो फिर ऐसे समाज को आप देखते हो कि दुनिया में कितना बुरा आजकल तो मैं देखता हूँ हमारे इंडिया में जो दुर्दशा हो रही है महिलाओं की, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो महिलाएं इतना बुरा कर्म करने के लिए उनको मजबूर कर दिया जा रहा है, ये सब इतना कॉमन हो चुका है, इतना ओपन हो चुका है। तो ये रीज़न क्या है? सारा अनएजुकेशन, जो उनके पास पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है सबका। और यही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं। और आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अगर आप मेरा वीडियो आपको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही चीज़ें पे रोशनी डाली है, तो जहाँ जहाँ हम अपने परिवार को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसमें आगे डील करना चाहिए। दूसरों से एक्सपेक्टेशन किए बिना अपने आप को हमें जीना सीखना है। यही दिस इज़ द बेस्ट कैप्सूल फॉर योर लाइफ। यही हमारे को मेडिसिन लेनी है, और तब जाके हमारे को एंगर की कारण ही नहीं बचेगा। एंगर का कारण तभी तक है जब दूसरे से हमने कुछ भी सोचा है कि वो ऐसा करे और वो नहीं करता, तभी ही एंगर आता है। ठीक है? तो कई बार बिना मतलब का एंगर आता है। अब ट्रैफिक में फंस गए, अरे भाई ट्रैफिक में फंसे हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 मिनट तक रेड लाइट चलेगी। अब अंदर से क्रोध आ रहा है कि हट, जल्दी से हटे, मुझे को जाना है। अब धैर्य कैसे आएगा? तुम्हारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि भाई ये तो रेड लाइट हो रखी है 3 या 5 मिनट की, अब तो ट्रैफिक है, सामने वाले गलत चला रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना, उसके लिए आपको ध्यान के बिना, साधना के बिना वो एंगर आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। वही चीज़ है जो मेडिटेशन है, उसके बिना आप वो एंगर नहीं छोड़ सकोगे, क्योंकि वो नेचुरल एंगर है। वो आपके अंदर, जैसे आपके अंदर प्यार आता है ना, किसी भी कोई सुंदर चीज़ को देखकर आपको उससे प्यार आता है, तो ऐसे ही कुछ बुरा जो आपको पसंद नहीं है तो उसके ऊपर आपको गुस्सा भी आएगा। तो गुस्सा इज जस्ट ए नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि वो आपको अंदर दिया है, भगवान ने आपके नेचर में है। और इसकी एक रेमेडी भी मैं आपको देता हूँ कि हर मंगलवार को आप गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दो। कि जिनको जो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है ना, वो हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दें, और हर संडे को गेहूं का दान करना शुरू कर दो, और सूर्य देव को जल देना शुरू कर दो। आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद आपका वो जो गुस्सा है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जो राहु का एंगर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। राहु का एंगर भैया, जितने भी लोग जेल में पड़े हैं ना, जो मर्डर करके बैठे हैं या किसी ने गाड़ी चला दी, हमारे पानीपत में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने क्या किया था, उसका किसी ने 1.5-2 करोड़ रुपए देने थे और बिजनेस की डील थी, और पैसे देने से उसने मना कर दिया। वो बेचारा खुद कम से कम 50 करोड़ का मालिक था। हालांकि उसके 2 करोड़ डूब जाते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती। मगर उस बंदे ने क्या किया, वो बहुत दिन तक वो क्रोध की अग्नि में जलता रहा। वो क्रोध जो होता है ना, कई बार धीरे धीरे अंदर बारूद की तरह इकट्ठा होता है, क्योंकि वो बार बार वो चीज़ को ठीक करना चाह रहा है। वो चाह रहा है मेरे पैसे मुझे दे दे, बात खत्म कर दे। मगर वो क्रोध है ना, वो इतनी एनर्जी जब उसकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उस बंदे ने क्या किया, जाकर के वो एक जगह वेट कर रहा था। वो जैसी
आया, अपना स्कूटी एक्टिवा पे आ रहा था स्कूटी पे, और बिल्कुल 100 की स्पीड पे जाके गाड़ी से उसको उड़ा दिया। और वो व्यक्ति साथ में घिसटता हुआ गया 1 किलोमीटर तक, और वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब उसका परिवार का क्या कसूर था कि उसके पति ने पैसे देने थे, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, और वो लड़का 26-23 साल की एज में आजीवन अब जेल के अंदर रहेगा। तो आप ये सोचो कि कितनी बड़ी जरा से एंगर में एक हंसते खेलते कितने परिवारों की जिंदगियां खराब हो गई एक इंसान के मर जाने से। तो ये जितने भी लोग जो जेलों में पड़े हैं वो राहु का और मंगल का एंगर होता है। ये वाला एंगर बिना रेमेडीज के कभी ठीक नहीं होता। इसके लिए आप अवश्य अपनी कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करवाइए, कहीं से भी करवाइए। मैं बोलता रहता हूँ हर बार, मुझे कुंडली का लालच नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मैं द बेस्ट सोल्यूशन दूंगा तो ही आप मेरे पास आओ। मैं अपनी तरफ से जितना मुझे भगवान ने दिया, मैं आपको द बेस्ट सोल्यूशन निकाल के आपकी कुंडली का दूंगा, ये पक्की बात है। मैं एक ही बार लाइफ टाइम रेमेडीज कराता हूँ, बार बार वाली करवाने वाली मैं रखता ही नहीं हूँ, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। और जो बार बार जो करनी होती है वो होती हैं आपकी कुंडली में, वो आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि वर्ष फल में जब ग्रह खराब आएगा उसी पीरियड में ही वो गलत घटना होगी आपके साथ, उससे पहले नहीं होगी। क्योंकि जब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रह आपको कितनी बड़ी चोट मार के चला गया, और बाद में अरे आपने देखा अरे यार ये तो बिल्कुल डैमेज हो गया, काश मुझे अकल आ गई होती, काश मैंने इसको पहले से थोड़ा सा संभाला होता इस एनर्जी को, तो वो मेरे को गुस्सा नहीं आता, उस वक्त मैं ऐसी चीज़ ना कर देता। तो बाद में कहते ना अपछताए तो होती गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना चीज़ें, ये मेरे एक्सपीरियंस बन चुके हैं, मेरे साथ वो घटनाएं हो चुकी हैं। लूज करने के बाद ही तो मैं एस्ट्रोलॉजर बना, क्योंकि मैंने जब जाना ना चीज़ों को कि क्यों घटी घटना, तो जब उसको मैंने स्टडी किया तो मेरे को पता चला भाई ये तो होना था, हो गया। फिर मैं गुरुजी से पूछता था क्या इसको रोका नहीं जा सकता था, कह रहे बिल्कुल रोका जा सकता था, तेरे को पता था ये चीज़ होने वाली है तो पहले ही उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना था। तो दूर रहता तो कम से कम खुद अपने आप को इमोशनली मेंटली कहीं से तोड़ता नहीं, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालता। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था एक बार 2014 में, एक पर्सन आ गया मेरी गाड़ी के आगे, अब मैं नॉर्मल अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से आके उसने ठोक दी और मैं वहाँ से भाग गया। तो डर के मारे मैं घबरा गया। फिर मेरे अंदर से थोड़ी देर बाद हुआ कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मेरे से गलती हो गई है, मैं चाहे उसने आके ठोकी गाड़ी तो मेरी लगी ना। तो फिर मैं वापस आया, मैंने वहाँ पर देखा कि सब लोगों ने उसको उठाया और उसे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ जा कर के मैंने उनसे पूछा भैया क्या करना है इनका, वो बोले कि नहीं अभी तो इनको डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो जितना मैं उनके लिए वहाँ पर उस वक्त कर सका वो मैंने सारा कुछ किया। तो उस बंदे ने भी एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके चला रहा था, बाइक उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, मगर वहाँ तो चलो उसने ड्रिंक की थी, मगर कुंडली के अंदर लिखा है कि आज आपका ये जो वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है इसको आपको संभलना है। उस वक्त पहले ही हम बता देते हैं कि इस पीरियड में आपको गाड़ी जो है बहुत संभल के चलानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्लैनेट्स के हिसाब से हमारी लाइफ में होती हैं और 100% होती हैं। अगर हम पहले उस चीज़ से थोड़ा सा भी कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। और एंगर में तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एंगर के कारण को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि एंगर को आप लड़ नहीं सकते एंगर से, उस कारण को वो क्यों बन रहा है, क्यों बार बार इतना गुस्सा आता है मुझे, उस चीज़ को जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक आप मेंटली बीमार रहने वाले। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।